हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं यहाँ पे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपनी सेकंड यूनिट है जो स्टार्ट कर रखी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, कि जो हमारे पिछड़ा हुआ वर्ग है या फिर अनुसूचित जातियां हैं उसके लिए जो शिक्षा है उसका प्रावधान। देखो, अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की, तो हमारा जो समाज है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत ज्यादा जो विविधताएं हैं वो पाई जाती हैं। तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग अलग धर्मों से रहते हैं, जिसमें अपनी सोसाइटी में लोगों की बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जो जनजातियां हैं। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय समाज है वो हम कह सकते हैं कि धर्मों या फिर वर्गों के आधार पर वो बटा हुआ था। तो ये जो विविधता है वो हमारे समाज में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन समय में क्या होता था, जो हमारा समाज था वो चार वर्गों के अकॉर्डिंग बटा हुआ था, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो उच्च वर्ग आता था वो ब्राह्मण वर्ग आता था, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद वैश्य आते थे, फिर उसके बाद शूद्र आते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसको सबसे उच्च माना गया था। तो सारे जो धार्मिक कार्यक्रम थे या फिर शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो ब्राह्मण जो वर्ग था उनके हिस्से आ जाता था। उसके बाद जो क्षत्रिय थे तो एक तरह से वो सेना थी, वो एक देश की रक्षा का काम करने वाले लोग उसमें शामिल होते थे। और जो तीसरे नंबर पे वैश्य वर्ग आता था उसमें व्यवसाय वर्ग आता था, जिसको हम बिजनेसमैन कह सकते हैं। कि वैश्य समाज से संबंध रखने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर क्या थे, बिजनेसमैन थे। और जो लास्ट वाला वर्ग आ जाता था शूद्र, तो उनको सबसे ही ज्यादा जो निम्न जाति का वर्ग माना जाता था, तो उनको दासोचित भी कहा गया था। तो माना जाता था कि उनका जो मेन कार्य है वो दूसरों की सेवा करना ही उनका कार्य है, और दूसरों के लिए जो काम करना है वो ही उनका काम होना चाहिए। तो इस प्रकार प्राचीन समय से क्या था कि जो निम्न जाति के लोग थे, जो निम्न कैटेगरी से लोग बिलोंग करते थे, उनका जो शोषण था वो होता जाता था, बहुत मतलब उनका शोषण होता था। तो उनको जो अनुमति नहीं थी कि वो उच्च वर्ग के समान उनके पास बैठे, उनके धार्मिक स्थल यूज करें, उनके जो तालाब या कुएं होते थे वहां से पानी ले। समय के साथ धीरे धीरे इसमें बदलाव होता गया। तो उसमें क्या था, ये जो चार जातियां, जो चार वर्ण थे, इनका जो व्यवसाय होता था, जो काम धंधा होता था, हम इसको कह सकते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ब्राह्मण के घर का जो काम काज था एक ब्राह्मण करता था, आगे उसके बच्चे भी वही काम करते थे। इससे क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण थे उनमें थे सारे। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही वैसे तो ये शुरू हो चुका था थोड़ा बहुत, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था, जो ऐसी विविधताएं थी जिसमें ये शोषण होता था, तो इस शोषण और भेदभाव से लोगों को निकालने के लिए बहुत सारे जो काम वो किए गए। संविधान में ऐसे लोगों को बहुत सारे जो प्रावधान दिए गए, वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो गए, या फिर उनकी जो सार्वजनिक नियुक्तियां हैं उनको लेकर हो गए, या फिर एजुकेशन के एडमिशन को लेकर हो गए। तो इन्हें कुछ रिजर्वेशन वो दी गई कि इनको कुछ जो एडमिशन के लिए सीटें थी वो इनके लिए स्पेशल कर दी गई, जो जॉब्स वगैरह होती है उसमें इनकी जो रिजर्वेशन थी वो कर दी गई। तो हालांकि इस चीज से सुधार काफी हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो लोगों का शोषण होता था या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस या फिर शेड्यूल कास्ट से लोग आते थे, कि अभी भी उनका शोषण हो रहा है। काफी हद तक जो इसमें जो बदलाव है वो आ चुका है। लोगों का जो सामाजिक स्तर है, जो उनका आर्थिक स्तर है, जो उनका शैक्षिक स्तर है, वो काफी हद तक वो सुधरा हुआ है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने अचीव कर लिया है उनका जो सामाजिक स्तर था, जो आर्थिक स्तर था और जो शैक्षिक स्तर था उसको सुधारने में। अभी भी हमें जो काफी चेंजेस हैं, जो हमें काफी जो काम है वो करने पड़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद उनके लिए संविधान में जो खास प्रावधान वो तो दिए गए हैं। साथ के साथ क्या है, गवर्नमेंट के साथ जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर कोई लोकल ऐसे लोग होते हैं, वो अपने अपने स्तर पर भी इनके लिए हैं वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो जब गांधी जी ने
इनके जो पिछड़ापन है, जो इनके साथ भेदभाव है, जो शोषण की नीति है, उसको दूर करने के लिए और समाज में इनको एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए तो सबसे पहले गांधी जी ने इनके लिए हरिजन जो शब्द था उसका यूज किया था, ताकि समाज में इनको सम्मान है वो दिलाया जाए, इनका जो भेदभाव है वो खत्म किया जाए। क्योंकि जब लोगों के साथ भेदभाव होता है, अगर हम अपने घर में ही बात करें कि अगर हम दो बच्चों में से किसी के साथ थोड़ा सा भी भेदभाव करते हैं तो वो क्या है, हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है, तो वो अपने आप में रहने लगता है। तो इस प्रकार जब हम किसी व्यक्ति का शोषण करते हैं, किसी पार्टिकुलर समाज का लगा लो, हम उसको उसका शोषण करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो डेफिनेटली वो हीन भावना उनमें आ जाती है। तो इसलिए गांधी जी ने उनकी वो भावना दूर करने के लिए और समाज में उनको एक जो सम्मानजनक का स्थान है वो दिलाने के लिए एक हरिजन शब्द का यूज किया, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हम जो सोसाइटी है उसमें से अलग है। तो प्रजातंत्र हमारे भारत देश को कहा जाता है कि ये प्रजातांत्रिक देश है। अगर हम अपने देश के जो प्रजातंत्र का सिस्टम है, अगर हम उसको सक्सेस करना चाहते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, एरिया जो क्षेत्र के नाम पर जो भेदभाव होता है, जो शोषण होता है लोगों का, तो हमें उसको रोकना होगा। 100% तक हमें क्या उस चीज को खत्म करना होगा। हमें किसी के भी साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करना होगा, उनके सामाजिक स्तर पर भी, उनके आर्थिक स्तर पर भी हमें क्या है, उसको हर तरीका का जो न्याय है वो प्रदान करने में उनकी सहायता करनी है। तो हमें उसके साथ एक तरह से जो भाईचारा है वो स्थापित करके रखना है, ताकि हम लोग उनका जो पिछड़ापन है उसे सुधारने में अपना जो योगदान है वो दे सकें। आगे बात आती है कि अगर हम अपना योगदान देना चाहते हैं ये सब पिछड़ापन दूर करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस और जो शेड्यूल कास्ट है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो हम काफी हद तक जो अपना भेदभाव दूर करने की जो नीति है उसमें सफल हो सकते हैं। शिक्षा के बिना हम जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, हम उनका आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर और जो ये नहीं सुधार सकते। हमें उनका सामाजिक और जो आर्थिक स्तर अगर सुधारना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनका जो शैक्षिक स्तर है उसको सुधारने पे जो जोर है वो देना होगा। हमें उन लोगों को जो एजुकेशन है वो बेटर एजुकेशन देनी होगी, क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल है एक 21A आर्टिकल है, जिसमें क्या है, 6 से जो 14 साल तक की आयु के बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक की, उनको क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रदान करने का प्रोविजन है। उसमें चाहे वो किसी भी जाति से बच्चे हो, किसी भी धर्म से बच्चे हो, किसी भी सोसाइटी में रहते हो, तो 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन है वो हर हालत में मिलनी चाहिए। इसलिए हम किसी भी बच्चे को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते। और यही जो एजुकेशन है वो जो शेड्यूल कास्ट है या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनका जो सामाजिक स्तर है, उनका जो आर्थिक स्तर है, उसे सुधारने में अपना पूरा जो योगदान है वो देती है। इसलिए हमें जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सार्वभौमिकीकरण, जो हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का सपना देखा है, वो हम जितना जल्दी सक्सेस करें, जितना जल्दी हम उसको अप्लाई करेंगे, घर घर तक जो एजुकेशन है वो पहुंचेगी, उतना ही जल्दी हम क्या करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस और जो शेड्यूल कास्ट के जो जिनका उनका स्तर है वो हम उसका सुधार सकते हैं। हम उसको बेटर जो एजुकेशन है वो हमें हर हालत में उनको देनी होगी। इनकी शिक्षा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तो जो हमारा संविधान है और हमारे जो शिक्षा से रिलेटिंग जो भी कमीशन बनी है, जो भी पॉलिसीज बनी है, उनमें भी जो इनकी एजुकेशन है उन पे खास जो जोर है वो दिया गया है। इनकी एजुकेशन के लिए जो स्पेशल समितियां बनाई गई हैं, जो कमेटीज गठित की गई हैं, विभिन्न आयोगों के द्वारा
डिफरेंट लेवल पर अपने अपने विचारों के अनुसार उन्होंने इनकी शिक्षा की सिफारिशें की है और जितने भी जो पॉलिसीज बने उसमें हर एक में ध्यान रखा गया कि शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन फिर भी इन वर्गों के लोग अभी भी जो है अपने बच्चों को 100% ये क्या करते हैं एजुकेशन दिलाने में अभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं। अभी भी मतलब इनको सिर्फ क्या है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें सुबह का खाना खा लिया और फिर इनको शाम के खाने की चिंता हो जाती है, वो अपने बच्चों समेत काम पे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे जरूरत है उन लोगों को अवेयर करने की, उन लोगों को मोटिवेट करने की, ताकि हमने जो एक अपना लक्ष्य लिया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो हम उसको पूरा कर सकें और उसको पूरा करने के साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका जो सामाजिक स्तर है, जो उनका आर्थिक स्तर है, उसे सुधारने में उनकी पूरी पूरी जो हेल्प है वो कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि हमने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस की हम बात तो कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस और जो शेड्यूल कास्ट है वो एक्चुअली में कौन लोग होते हैं जिनको हम शेड्यूल कास्ट के लोग कह देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की। जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं, उनका जो सामाजिक स्तर होता है और जो उनका आर्थिक स्तर होता है वो कैसा होता है। तो जैसा कि आपका ने अभी पीछे किया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका जो एक तो आर्थिक स्तर और जो सामाजिक स्तर होता है, जो शैक्षिक स्तर होता है वो पिछड़ा हुआ होता है। दूसरा, इन जातियों को अछूत समझा जाता था। अस्पृश्यता जो हमारे समाज की बीमारी थी, ये बहुत बड़ी जो एक दीमक लगा हुआ था हमारे समाज की एकता को, तो इसलिए जो उच्च जाति के लोग थे वो अगर अनुसूचित जाति के लोग उनको छू तक लेते थे तो वो अपने आप को क्या करते थे, अपवित्र मानने लगते थे। इन छोटी जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था, उन्हें अपवित्र माना जाता था। तो जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड लोग आते थे वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके घर तक जाने की उनको परमिशन नहीं थी, धार्मिक स्थल पर जाने की परमिशन नहीं देती थी। तो लेकिन संविधान में इनके लिए एक जो कड़ा कानून बनाया गया कि अगर अब भी कोई लोग अस्पृश्यता या अछूत वाली जो बीमारी रखता है तो उसके लिए दंड का जो प्रावधान है। 1935 की अगर बात करें तो 1935 में, सबसे पहले 1935 में भारत सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट समझे जाते थे जो लोग, तो उनके लिए क्या किया, स्पेशल कुछ जो प्रावधान थे वो दिए उनको। एजुकेशन के रिगार्डिंग ले लो आप, ठीक है, तो उनको एजुकेशन में जो क्लासेस में एडमिशन थे, स्कूल कॉलेजों में जो एडमिशन हो रहे थे उसके रिगार्डिंग दे लो। तो इसमें लगभग उस टाइम क्या था कि 429 जो जातियां थी और उनके 5 से लेकर 6 करोड़ लोग थे। 1935 में किया था इनमें, जो इतनी जातियां, लगभग इतनी जातियां आई थी इसमें। तो जो टोटल पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 5 से 6 करोड़ तक जो लोग थे, इतनी पॉपुलेशन अनुसूचित जातियों के अंडर वहां पे काउंट की थी, जिनको एजुकेशन के रिगार्डिंग लगा लो, जिनको एडमिशन प्रवेश के लिए, जिनको सार्वजनिक जो नियुक्तियां, जिनको हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर सकते हैं, तो उसके लिए जो खास प्रावधान थे उनको दिए गए, ताकि इन लोगों का जो हम स्तर है, इन लोगों का जो लेवल है, वो चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, तो हम उसको सुधार सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस थे, जो लोग बैकवर्ड क्लासेस में आते थे, तो बैकवर्ड क्लासेस में कौन लोग हो सकते हैं। अब शेड्यूल कास्ट का क्या हो गया कि जो अनुसूचित जातियां थी इसमें तो स्पेशल टारगेट किया जाता था उसकी जाति को लेकर। अब जो बैकवर्ड क्लासेस थे, बैकवर्ड क्लासेस में अनुसूचित जातियां भी हो सकती हैं। इसमें एक
जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है पिछड़ा हुआ वर्ग। तो पिछड़े हुए लोग हैं वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, वो किसी भी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पिछड़े हुआ वर्ग सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट में हो। तो इसलिए जो बैकवर्ड क्लासेस है हम उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रादर देन शेड्यूल कास्ट, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका जो एरिया है, अगर हम उसको कंसेप्ट कहें तो एक क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। इसको हम अलग अलग जो संदर्भ में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग जातियों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों से लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं आ जाती। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म क्या है, उसमें हिंदू धर्म के लोग हैं वो उच्च लोग, उसमें अमीर लोग भी आ जाते हैं जिनका एजुकेशनल लेवल या फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी धर्म में, हिंदू धर्म में सेम कास्ट होगी तो उसमें क्या है, ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पैसे फाइनेंशियली अगर हम बात करें बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत होती है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते। जब उनकी पैसे की दिक्कत होगी तो उसका जो सामाजिक स्तर है वो भी अच्छा नहीं होगा, सामाजिक स्तर के साथ साथ उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका जो एरिया है, जो उसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा ब्रॉड है शेड्यूल कास्ट से। तो इसमें हम किसी पार्टिकुलर जाति को नहीं बोल सकते, किसी पार्टिकुलर धर्म से संबंध रखने वाले लोगों की बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सामाजिक जो दृष्टि से स्त्रियों को भी पिछड़ा हुआ कहा जाता है, उनको भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। स्त्रियों को पिछड़ा हुआ माना क्यों जाता है, क्योंकि देखो जो लेडीज हैं उनके लिए ये माना गया है कि जो लेडीज होती है वो घर चलाने के लिए होती है, वो घर का जो कामकाज है वही उनको सीखना चाहिए। जो बाहर के कामकाज है वो क्या है, वो एक आदमी के लिए होता है, उसके एक आदमी के हिस्से आते हैं। तो उनकी एजुकेशन पे, एक लड़की की एजुकेशन की बजाय एक लड़के की एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। सेम चीज जॉब की बात आती है, कमाई करने की जब बात आती है तो क्या होता है कि लड़की को जॉब करने की परमिशन हर कोई नहीं देता, बल्कि लड़के के लिए हमेशा सोचा जाता है। अगर वो जॉब नहीं भी करना चाहता तो उसको फिर कहा जाता है कि अगर तुम पढ़ रहा है तो पढ़ाई किस लिए, तो जॉब के लिए कर रहा है। तो एक वही कि अब काफी फर्क आ चुका है कि अब लड़कियों की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय समाज है कहीं ना कहीं उसमें फिर भी स्त्री को उतनी तवज्जो नहीं है जितनी कि एक आदमी को होती है। जितनी एक लड़की की तवज्जो होनी चाहिए वो लड़के की बराबरी अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी अभी भी है, हमें इस चीज को भी सुधारना होगा। तो इसलिए हम स्त्रियों को भी क्या है, पिछड़े हुए वर्ग में गिन सकते हैं, उसको बैकवर्ड क्लासेस में इसको माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो कमीशन है, जो एजुकेशन कमीशन बने हैं, जो कमेटीज बनी है, तो 7 अगस्त 1990 को जो बना था, हमारा एक कमीशन बना था, तो उसने कुछ सिफारिशें की थी इन दलित वर्गों के लिए या फिर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए। 7 अगस्त 1990 को 1990 की अगर आप बात करें, 7 अगस्त 1990 की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, 27% जो था पिछड़े हुए वर्ग को आरक्षण की घोषणा की थी। 1990 में जो था वो 20% जो आरक्षण था वो दिया गया था कि इन लोगों को 27% जो इनके लिए रिजर्वेशन है। तो इनको जो पिछड़ा हुआ वर्ग अगर घोषित करना है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्सन है जिसको हम ये आरक्षण दे रहे हैं, जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो किस तरीके से हो सकता है। तो इसको उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इसमें कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं, मतलब उसको हम शामिल कर सकते हैं। इसमें आ गया तो उसका सोशल आ गया था, एक तो उसका जो सोशल लेवल था, सामाजिक स्तर होता है, वो जो सोशल लेवल आ गया उसमें। फिर उसका इकोनॉमिक लेवल आ गया, जो उसका आर्थिक स्तर हो गया। फिर क्या हो गया, उसका शैक्षिक स्तर आ गया, जिसमें उसको एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन आ गई उसकी शिक्षा आ गई। तो
ये तीन जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी कि इन तीन कैटेगरी अगर किसी की कमजोर है, अगर इन तीन स्तर उसके अच्छे नहीं है तो वो बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। तो उसको इसमें उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स थे वो रखे थे इसके लिए। इसमें क्या था कि जो सोशल था उसको उसने 12 पॉइंट दिए थे। आगे उसने जो अगर उसका आर्थिक उसकी स्तर की बात करें तो उसको 4 पॉइंट दिए थे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को क्या था, एजुकेशन में वहां पे 6 पॉइंट उसको दिए गए थे। एजुकेशन को उसको 6 पॉइंट दिए गए थे। तो 10 और 12 22 पॉइंट हो गए। टोटल उन्होंने क्या किया था, 22 जो पॉइंट रखे गए थे टोटल इन्होंने कि 22 पॉइंट्स के हिसाब से जो पिछड़ा हुआ वर्ग, जो बैकवर्ड जो क्लासेस है वो इसी वर्ग से, इसी पॉइंट से, इसी वेटेज से उसका पता चलता था कि वो उनका वर्ग पिछड़ा हुआ है या वो पिछड़े हुए वर्ग में नहीं आते। तो इसमें क्या कहा गया था कि जिन जातियों ने या फिर जिन लोगों ने, जिस धर्म के लोगों ने या जिन जातियों के लोगों ने इसमें से 11 पॉइंट है वो ले लिए, अगर किसी के 11 पॉइंट बन जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो बैकवर्ड क्लासेस में आ जाता था। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी के सोशल लेवल की बात करें तो यहाँ पे उसने 8 अंक ले लिए, यहाँ पे उसने 1 अंक ले लिया, यहाँ पे उसने 2 अंक ले लिए, टोटल उसके 11 हो गए। तो वो क्या था कि वो बैकवर्ड क्लासेस में आ जाता था। तो उसके लिए जो रिजर्वेशन थी वो उसको रिजर्वेशन दी जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उसमें थोड़ा सा जो हम डिफरेंस कह सकते हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट में स्पेशल जो एक जातियां रख दी गई थी, अनुसूचित जातियां थी। तो जो बैकवर्ड क्लासेस थे उसमें हम पार्टिकुलर जाति की बात नहीं कर सकते। उसमें पिछड़े हुए वर्ग में किसी भी धर्म से लोग आ सकते हैं, किसी भी जाति से वो लोग आ सकते हैं, वो कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक हैं उसमें उसको भी जो पिछड़े हुए वर्गों में काउंट किया जाता था। जो खास करके स्त्रियां हैं उनको भी पिछड़े हुए वर्ग में काउंट किया जाता था, क्योंकि उनका क्या था, सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक स्तर था वो संतोषजनक नहीं था। खास करके लेडीज का उनका सामाजिक स्तर कैसे अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी एजुकेशन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। अगर वो एजुकेशन उनको नहीं दी जाती, उनको एजुकेट नहीं किया जाता तो वो क्या होगी, वो कहीं जॉब नहीं करेंगी, जॉब नहीं करेंगी वो कमाई नहीं कर सकती, तो उनका आर्थिक जो स्तर है वो कमजोर हो गया। अगर वो कहीं बाहर जा ही नहीं रही है कोई काम करने के लिए तो वो क्या है, उनका सोशल है, वो स्तर है सोशल, सामाजिक तौर पे भी क्या है, वो एक घर में बंधी हुई है। तो बाहर ना जाने की वजह से भी क्या हो गया, वो एजुकेशन ना होने की वजह से क्या है, उसका जो सोशल लेवल है वो भी कमजोर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो एक व्यापक शब्द है जिसमें शेड्यूल कास्ट उस तरीके के लोग आ सकते हैं और किसी और धर्म से, किसी और जाति से भी लोग आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग तो हैं, लेकिन इनकी शिक्षा के लिए हमें जो व्यवस्था है वो भी करनी चाहिए। तो इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है कि अगर हम इसको शिक्षा देना चाहते हैं, इसको एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसकी किस किस एरिया में उसकी जरूरत है, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है, वो क्यों है। नीड एंड इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातंत्र की सफलता के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातंत्र की सफलता के लिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कैसे कि हम अपने भारत देश को कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो प्रजातंत्र है। यहाँ पे जो लोगों का तंत्र है, हम अपने लिए जो प्रजातंत्र की जो व्यवस्था उसको स्वीकारते हैं। अगर हम अपने लिए प्रजातंत्र की जो सफलता है उसको स्वीकार रहे हैं तो हमें इसको सफल भी बनाना है। वो सफल हम कैसे बना सकते हैं, इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे देश का जो हर एक नागरिक है, जो हर एक व्यक्ति है, वो जागरूक होना चाहिए, उसको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उसको अपने जो कर्तव्यों का पता होना चाहिए। उसको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता कब चलेगा, जब वो
एजुकेशन प्राप्त करेगा। अगर वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा के थ्रू क्या होगा, उसको अपने जो फर्ज हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसके अधिकार है, वो पता चल जाएगा। क्योंकि पिछड़े हुए वर्गों के जो लोग हैं वो काफी साल से क्या है, वो पिछड़ते ही जा रहे हैं विदाउट क्या, उसकी बिना एजुकेशन के, जो एजुकेशन की कमी के लिए। इसलिए पिछड़े हुए वर्गों का जो, या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो स्तर है उससे ऊपर उठाने के लिए हमें उसको एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है। तो उनके लिए कुछ जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, जो एजुकेशन फैसिलिटी है, उनके लिए प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रदान करेंगे, जितना ज़्यादा हमें उसको एजुकेशन के लिए अवेयर करेंगे, वो क्या है, उतना ज़्यादा एजुकेशन लेंगे। जितने ज्यादा लोगों को हम एजुकेट करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, अपने प्रजातंत्र को सफल करेंगे। तो हमें बैकवर्ड क्लासेस और जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए सबसे पहले जो बच्चों के माता पिता हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा, हमें उन्हें अवेयर करना होगा। उन्हें जो स्पेशल फैसिलिटी आती है उनके हिस्से में, जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, हमें उनके बारे में उनको जागरूक करना होगा। अगर हम उनके पेरेंट्स को जागरूक करने में सफल हो जाते हैं तो जो बच्चों की एजुकेशन है, खास करके बैकवर्ड क्लासेस या फिर शेड्यूल कास्ट के बच्चों की, तो उनकी जो एजुकेशन हम उन्हें देना चाहते हैं तो हम अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं। अगर उनको एजुकेशन मिलती है तो हम क्या है, अपने प्रजातंत्र को सफल कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने जो टॉपिक शुरू किया, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो हमारे आज के लेक्चर में हमसे इतना ही हो पाएगा। हमने देखो शेड्यूल कास्ट का मीनिंग देखा कि शेड्यूल कास्ट एक्चुअल में होते कौन लोग हैं और बैकवर्ड क्लासेस कौन लोग होते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन है वो शेड्यूल उसमें सॉरी बैकवर्ड क्लासेस में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि शेड्यूल कास्ट का तो उसका जाति से पता चल जाएगा, जो स्पेशल कैटेगराइज की हुई है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमें क्या है, क्योंकि उसमें कितने ही धर्मों के लोग आ सकते हैं, किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं, तो हम उसको कैसे पता करना है, क्या उसको वेटेज दी जाती है जो हमारे कमीशन ने दी है। तो उसके बाद हमें उनको एजुकेशन देनी है, तो हमें उन्हें एजुकेशन की क्या जरूरत है, हमें उनको एजुकेशन देने की क्यों जरूरत है। तो हमने आज एक पॉइंट किया प्रजातंत्र की सफलता के लिए। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। जो इसके नेक्स्ट पॉइंट बचेंगे, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है कि उन्हें शिक्षा क्यों देनी चाहिए, क्या जरूरत है, तो हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।